नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी पेडागोजी की क्लास। तो इस क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी पेडागोजी को आपको कम्प्लीटली मैं कवर करवा दूं। उसके अलावा अगर आप KVS एनवेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाकर कंप्यूटर और हिंदी की मैराथन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भाषा होती है या जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। देखो, भाषा क्या होती है, जो हमारे विचार होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का और दूसरों के जो थॉट्स हैं, जो उनके विचार होते हैं, उनको समझने का क्या होती है कि साधन होती है। क्या है भाषा? जो हमारे विचार हैं, यानी कि जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का, और जो दूसरों के थॉट्स हैं, दूसरों के जो विचार होते हैं उनको समझने का क्या होती है कि साधन होती है। अब जो भाषा होती है ना, वो केवल साधन ही नहीं होती, साधन के अलावा भी क्या होते हैं, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहले भाषा का कार्य क्या हो जाएगा कि जो विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो थॉट्स होते हैं उनका जो आदान प्रदान होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? भाषा का। उसके अलावा जो हमारा सामाजिक जीवन होता है, यानी कि जो हमारी सोशल लाइफ होती है, उसको सार्थक करने के रूप में भी भाषा का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब मान लो हमें क्या करना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, यानी कि हमें नॉलेज क्या होती है? प्राप्त करनी है, नॉलेज को ग्रहण करना है। तो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? भाषा का। उसके अलावा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में भी जो भाषा होती है वो क्या होती है? सहायक रहती है, यूज़फुल रहती है। अब अगर मैं बात करूं कि जो का लिखित रूप होता है वो क्या होता है? लिपि क्या होती है? भाषा का लिखित रूप होता है। और जो भाषा होती है ना, जो लैंग्वेज है और जो लिपि है, उनके बीच में क्या नहीं होता? कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। देखो, भाषा क्या है या जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? जो हमारे विचार होते हैं या जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का, और जो सामने वाला है यानी कि जो दूसरे होते हैं उनके विचारों को समझने का क्या होती है? एक साधन होती है। अब साधन के अलावा, यानी कि विचारों को व्यक्त करने के और समझने के साधन के अलावा भाषा के क्या होते हैं? कुछ और कार्य भी होते हैं। जैसे अगर हमें विचारों का आदान प्रदान करना है उसके साधन के रूप में, उसके अलावा जो हमारी सामाजिक जीवन होती है उसको सार्थक बनाने के रूप में या उसको सशक्त करने के रूप में भी भाषा का क्या होता है? प्रयोग होता है। और मान लो हमें क्या करनी है? ज्ञान प्राप्ति करनी है या हमें कोई नॉलेज है उसको क्या करना है? एक्वायर करना, ग्रहण करना है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है? भाषा का क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसके अलावा जो साहित्य होता है, कला होती है या संस्कृति और सभ्यता है, उसके विकास में, उसको डेवलप करने में भी क्या रहता है? भाषा सहायक रहती है। और जो लिपि होती है वो क्या होती है? भाषा का लिखित रूप क्या होता है? लिपि होती है। और अगर मैं बात करूँ, जो भाषा है और जो लिपि है उनके बीच में क्या नहीं होता? कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी भाषा में क्या की जा सकती है? लिखी जा सकती है। अब नेक्स्ट है भाषा के भेद या भाषा के रूप। अगर मैं भाषा के भेद या रूप की बात करूँ तो क्या हो जाते हैं? एक होती है लिखित भाषा, यानी कि जो रिटन लैंग्वेज होती है जिसको हम लिखते हैं। उसके अलावा मौखिक भाषा। देखो, जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? मौखिक भाषा। और एक होती है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के मुख्य रूप से क्या रहेंगे? 3 भेद या 3 रूप होते हैं। क्या हो जाएगा? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब देखो, जो रिटन लैंग्वेज होती है ना, यानी कि जो लिखित भाषा होती है ना, वो मौखिक भाषा की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक स्थायी होती है। मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ मैं आपको बोल कर बता रही हूँ और एक चीज़ मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, तो जो रिटर्न में अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो वो क्या हो जाता है? अधिक स्थायी होता है। क्योंकि जो मैंने बोला उसको आप कल को प्रूव कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अगर जो मैंने लिख कर आपको दे दिया तो उसको आप क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। तो जो लिखित भाषा हो जाएगी वो क्या हो जाती है? मौखिक भाषा की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक स्थायी होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है भाषा अर्जन क्या होता है या भाषा एक्विजिशन क्या होता है। देखो, जो हर मनुष्य होता है ना, उसमें क्या होती है? एक जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की। देखो, क्या होता है कि जब बच्चा होता है उसके आसपास जो परिवार वाले होते हैं जो बातचीत करते हैं, तो वो क्या कर लेता है? इजीली भाषा को सीख लेता है। यानी कि जो पहली भाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, उसको सिखाने के लिए क्या नहीं लगते? एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। बच्चा क्या करता है? जो भी आसपास है, परिवार है या पड़ोस है, तो जो बच्चे के सामने हम बात कर रहे होते हैं, तो जिस भाषा में हम बात करते हैं, जो पहली भाषा रहेगी, उसको बच्चा क्या कर लेता है? आसानी से, सहज रूप से, बिना किसी एफर्ट लगाए क्या कर लेता है? अर्जित कर लेता है। तो ये क्या हो जाती है? भाषा अर्जन क्या रहेगा? मनुष्य में क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य बातचीत करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि किसी बिना विशेष प्रयास के
या बिना किसी एफर्ट के क्या कर ली जाती है, भाषा सीख ली जाती है। तो भाषा एक्विजिशन या भाषा अर्जन क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो क्या कर लेता है, अपने आप ही जन्मजात क्षमता होती है कि जब भी उसके आसपास, बच्चे के आसपास आप बातचीत करते हो, परिवार बातचीत करेगा या आस पड़ोस के लोग बातचीत करते हैं, तो वो क्या कर लेता है, भाषा को अर्जित कर लेता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन या जो भाषा अर्जन है वो क्या होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। और जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसका प्रभाव रहता है। तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, मान लो एक, जैसे अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो क्या कर लेता है, वो इंग्लिश बोलने क्या कर लेता है, ईजिली सीख जाता है। उसे इंग्लिश बोलने के लिए किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है कि वहाँ सब लोग किस में बात करते हैं, इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारी बात करें, इंडिया में भी आप लगा लो, अगर कोई हरियाणा का बच्चा है तो वो क्या सीखेगा, सबसे पहले हरियाणवी बोलना सीख जाता है, क्योंकि जो उसका आस पड़ोस होता है, जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसका परिवार है, वो किस में बात कर रहा होता है, हिंदी भाषा, हरियाणवी भाषा में बात कर रहा होता है। ऐसे ही अगर किसी के घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा क्या कर लेता है, हिंदी बोलना सीख जाता है। अगर कोई महाराष्ट्र से है तो क्या बोलना सीख जाएगा, मराठी बोलना सीख जाता है। तो जो भाषा अर्जन होता है ना, उसमें जो वातावरण होता है उसका क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। क्या होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव रहेगा। सहज प्रक्रिया भी होती है, इनके बिना एफर्ट्स के बच्चा क्या कर लेता है, भाषा बोलना सीख जाता है। और क्या होती है, अवचेतन प्रक्रिया होती है, यानी कि क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियसली क्या कर लेता है, बच्चा भाषा को ग्रहण कर लेता है। अब जो अर्जन का संबंध होता है ना, मातृभाषा से ज़्यादा होता है। देखो, जो हर किसी के घर में सबसे पहले क्या बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, जो पहली भाषा होती है वो क्या हो जाती है, मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा से ज़्यादा क्या रहेगा, अर्जन का संबंध रहता है। और क्या होती है, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। क्या रहेगी, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन क्या है, देखो, जो भी भाषा को सीखने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से, अपने परिवार से, आस पड़ोस से जो पहली भाषा होती है जिसको अर्जित करता है, वो क्या हो जाती है, भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, परिभाषा की बात करूँ, तो मनुष्य में क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, जिसके लिए वो सहज रूप से क्या करता है, भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स रहेंगी कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव रहता है, सहज प्रक्रिया होती है। उसके अलावा क्या होती है, अवचेतन प्रक्रिया होती है, यानी कि सबकॉन्शियसली क्या कर पाता है, बच्चा एक्विजिशन कर पाता है लैंग्वेज का। और जो अर्जन का संबंध होता है वो क्या होता है, मातृभाषा से ज़्यादा रहेगा। और ये क्या होती है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। अब जो भाषा अर्जन है वो किस वजह से होता है, देखो, हमारे अंदर क्या होती है, आंतरिक क्षमता होती है कि हम भाषा को क्या कर पाते हैं, स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं अपने पर्यावरण से। क्या है, हमारे अंदर क्या होती है, मनुष्य के अंदर क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है, जिसकी वजह से जो मनुष्य है या जो बच्चा होता है वो भाषा को क्या कर लेता है, स्वाभाविक रूप से क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। देखो, अगर बच्चा क्या होता है, पैदा हुआ, तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसी बातचीत में वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं उसी को बच्चा क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। यानी कि पर्यावरण से सुनकर, देखकर और बोल कर के क्या कर लेता है, भाषा को अर्जित कर लेता है। क्या रहेगा, परिवार से सुनकर, देखकर, बोलकर, या जो पर्यावरण होता है यानी कि आसपास का इन्वायरमेंट है, जिसमें परिवार भी आ जाएगा, आस पड़ोस के बच्चे भी आ जाएंगे, आस पड़ोस भी आ जाएगा, तो उनसे सुनकर, देखकर और बोलकर बच्चा क्या कर लेता है, भाषा को अर्जित कर लेता है। अब नेक्स्ट है कि मातृभाषा क्या होती है। देखो, जो कोई भी मनुष्य है ना, या कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए जो भाषा का पहला रूप होता है ना, यानी कि जो बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा होती है ना, वो क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए जो भाषा का पहला रूप है, यानी कि जो भी मनुष्य है, जो बच्चा होता है, उसके घर में जो बोली जाने वाली भाषा होगी ना, कि किस लैंग्वेज का उस घर में यूज़ हो रहा है, वो क्या हो जाती है, मातृभाषा कहलाती है। अब परिभाषा क्या रहेगी कि जो भाषा अर्जन है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होती है, स्वाभाविक होती है। तो सामान्यतः जो बच्चा होता है वो मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है, स्कूल में आने से पहले। यानी कि जब बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं उससे पहले क्या हो जाता है, बच्चा इतना सक्षम हो जाता है, उसके पास इतनी वो हो जाती है समझने में, कि वो अपनी जो भाषा होता है उसका अर्जन कर लेता है और अपनी मातृभाषा में क्या करता है, अपनी बात कहने और समझने लायक हो जाता है। तो मातृभाषा क्या है, किसी भी व्यक्ति है या जो मनुष्य है या बच्चा है, उसके जो घर में बोली जाने वाली पहली भाषा होती है ना, वो क्या रहेगी, मातृभाषा कहलाती है।
और जो भाषा अर्जन होती है ना, वो क्या होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो जो सामान्यतः या जनरली जो क्या होता है, बच्चा अपनी मातृभाषा का अर्जन अपने परिवार से ही कर लेगा स्कूल में जाने से पहले, और स्कूल में जब वो जाएगा तो वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने और समझाने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसके वो लायक हो जाता है। अब नेक्स्ट है भाषा अधिगम। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भाषा अर्जन क्या होता है या भाषा एक्विजिशन क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो भाषा अधिगम है या जो भाषा लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। देखो, मातृभाषा बच्चा क्या कर लेता है, अपने आप ही अर्जित कर लेता है, लेकिन अगर कोई दूसरी भाषा का उसे क्या करना, प्रयोग करना है, अगर उससे सीखनी है तो उसे क्या करना पड़ता है, अधिगम करना पड़ता है। तो जो लर्निंग होती है ना, मान लो मुझे कोई भाषा सीखनी है, मुझे फ्रेंच सीखनी है या मुझे मराठी सीखनी है, तो मराठी सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या होती है कि जब किसी भाषा को सीखने के लिए क्या करने पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, तो वो क्या हो जाता है, भाषा अधिगम या भाषा लर्निंग। अब ये क्या की जाती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से क्या की जाती है, लैंग्वेज को सीखा जाएगा। पहले नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौशल सीखने पड़ेंगे, और इसके लिए हमें क्या रहती है, टीचर की या जो शिक्षक होता है उसकी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो जो भाषा अधिगम होता है वो क्या होती है, एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन क्या था, एक अनौपचारिक क्या थी, प्रक्रिया थी। उसके लिए स्वाभाविक प्रक्रिया थी, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सहज प्रक्रिया होती थी, और हम सबकॉन्शियस या अवचेतन से क्या कर पाते थे, भाषा को सीख पाते थे। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्रयास की या प्रैक्टिस की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। चेतन रूप से सीखी जाती है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से सीखी जाएगी। हमें रूल्स सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौशल सीखने पड़ेंगे, और टीचर की क्या रहती है, ज़रूरत रहती है। तो जो भाषा अधिगम होता है वो क्या होता है, एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। अब अधिगम का जो संबंध हो जाता है, जैसे अर्जन का संबंध किससे था, स्पेसिफिकली मातृभाषा से था ज़्यादा, तो अधिगम का या जो लर्निंग होती है उसका जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा, दूसरी भाषा से रहेगा। क्या हो जाएगी, चेतन प्रक्रिया होती है, प्रयास पूर्ण रहना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और औपचारिक माहौल चाहिए होता है। माहौल कैसा चाहिए, औपचारिक माहौल चाहिए। तो क्या है भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, अधिगम में क्या होता है, प्रयास की आवश्यकता होती है, कॉन्शियस माइंड से सीखी जाती है, रूल्स सीखने होंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौशल सीखने होते हैं, और शिक्षक की क्या रहती है, ज़रूरत होती है। तो जो भाषा अधिगम हो जाएगा वो क्या हो जाता है, एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। और जो अधिगम का कनेक्शन हो जाता है या जो संबंध होता है वो किससे होता है, सेकेंड लैंग्वेज से कह लो या दूसरी भाषा से होता है। क्या रहेगी, चेतन प्रक्रिया होती है, यानी कि कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है, और प्रयासपूर्ण यानी कि प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, और माहौल कैसा चाहिए, औपचारिक माहौल चाहिए। अब अगर मैं स्किनर की बात करूँ, तो जो स्किनर थे उनके अनुसार क्या था, भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। अनुकरण क्या होता है, इमिटेशन, और पुनर्बलन क्या होता है, रेनफोर्समेंट। यानी कि स्किनर के अनुसार क्या है कि भाषा किससे सीखी जाएगी, इमिटेशन प्लस रेनफोर्समेंट से क्या की जाती है, भाषा सीखी जाती है। वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि जो भाषा होती है वो सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा, सामाजिक क्रिया द्वारा भाषा सीखी जाती है। और व्याकरण के संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए, भाषा को सिखाया जाना चाहिए। और अगर भाषा सीखने के लिए मान लो एक प्रिंट समृद्ध वातावरण है, यानी कि एक प्रिंटिंग इन्वायरमेंट है, अच्छे अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, तो बच्चे को भाषा सीखने में क्या हो गई, मदद मिलती है, वो इजीली लैंग्वेज को क्या कर पाता है, सीख पाता है। तो स्किनर के अनुसार क्या है कि जो भाषा होती है वो इमिटेशन और इन्फोर्समेंट से, यानी कि अनुकरण और पुनर्बलन से क्या की जाती है, सीखी जाती है। वाइगोस्की की अगर मैं बात करूँ तो वाइगोस्की ने क्या कहा कि जो भाषा होती है वो सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, और भाषा सीखने के लिए क्या चाहिए, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट चाहिए, यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था भाषा अर्जन क्या है, एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है। जो भी बच्चा अपनी पहली भाषा होती है, यानी कि जो घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको जब सीख लेता है बिना किसी एफर्ट के, वो क्या हो जाती है, भाषा अर्जन होता है। और भाषा अधिगम क्या होता है कि एक चेतन प्रक्रिया होती है, यानी कि जिसको सीखने के लिए नियम लगाने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौशल सीखने होते हैं, और टीचर्स की क्या रहती है, ज़रूरतें रहती है। तो भाषा अर्जन क्या था, अवचेतन क्या था, ये प्रक्रिया थी, और ये क्या होती है, एक चेतन प्रोसेस होती है, एक चेतन प्रक्रिया होती है। ये क्या हो जाएगी, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये क्या रहेगी, नियमबद्ध प्रक्रिया होती है।
अगर भाषा अर्जन की बात करूँ तो ये क्या थी, अनौपचारिक प्रक्रिया थी, और भाषा अधिगम क्या हो जाता है, औपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन में क्या आ जाएगी, जो मातृभाषा होती है, इनकी जो घर में बोली जाने वाली पहली भाषा होती है वो क्या हो जाती है, मातृभाषा होती है। और दूसरी भाषा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाषा अधिगम। तो अर्जन क्या है, अवचेतन है, भाषा अधिगम क्या हो जाएगा, चेतन है। ये स्वाभाविक हो जाएगी, ये नियमबद्ध हो जाती है, ये अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, क्या हो जाती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है। अर्जन मातृभाषा का किया जाता है और अधिगम दूसरी भाषा का किया जाता है। अब जो भाषा अर्जन होता है या भाषा अधिगम होता है, उसका मुख्य जो अंतर रहेगा, मुख्य जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, वातावरण का। और जो मातृभाषा होती है वो हमेशा अर्जित की जाती है, और बच्चा क्या कर सकता है, एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है अगर उसे ऐसा इन्वायरमेंट मिले। यानी कि अगर आसपास का जो वातावरण है घर परिवार का वो ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं या जो घर में रहने वाले मेंबर्स हैं वो अगर मान लो हिंदी भी बोल रहे हैं, साथ में इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी क्या कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है, यानी कि एक्वायर कर सकता है, अर्जित कर सकता है। तो क्या रहेगा, मुख्य जो डिफरेंस रहेगा, मुख्य जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा, वातावरण का। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाएगी, और जो बच्चा है वो एक से अधिक भाषाएं भी क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है। अब टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है, जो दूसरी भाषा होती है या जो स्कूल की भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा। और मातृभाषा क्या हो जाएगी, भाषा का जो पहला रूप होता है, क्या जो घर में जो बोली जाने वाली भाषा है, जो परिवार में बोली जाने वाली भाषा वो क्या हो जाएगी, मातृभाषा, भाषा का पहला रूप, जिसे हम हमेशा क्या करेंगे, अर्जित करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहता है। तो ये बात क्या है, स्वाभाविक है, विचारणीय है, निंदनीय है या अनुचित है। तो ये बात क्या हो जाती है, स्वाभाविक है कि बच्चा क्या कर सकता है। मान लो आपने भी किया होगा कि इंग्लिश की क्लास चल रही है या हिंदी की क्लास चल रही है, तो मान लो आप हरियाणा से हो, मान लो आप महाराष्ट्र से हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहा है, बच्चा अपनी मातृभाषा का क्या करता है, यूज़ कर रहा है। तो ये बात क्या हो जाती है, ये बिल्कुल निंदनीय नहीं है, विचारणीय भी नहीं है और अनुचित भी नहीं है। ये बात क्या है, स्वाभाविक है कि बच्चा जब दूसरी कक्षा में बैठा है किसी और सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी या इंग्लिश की कक्षा में बैठा है, उसके बावजूद भी वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। अब है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, क्या है, एनसीएफ है। कितने एनसीएफ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अब तक कितने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं, लेटेस्ट कौन सा है। अब जो एनसीएफ है ना, वो क्या कहता है कि बच्चे को जो प्राइमरी स्तर होता है, जो प्राथमिक स्तर होता है, उसको क्या किया जाना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि जो बच्चा होता है वो स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीख पाए। क्या है, देखो, अगर बच्चा उस लैंग्वेज में सीख रहा है जो उसे आती है, यानी कि अगर वो अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, तो बच्चे के लिए जो सीखना हो जाता है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है और स्वाभाविक हो जाता है। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे। और अगर आपने एचटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की मैराथन नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने एनसीएफ को डिटेल में करवाया है। तो एनसीएफ क्या कहता है कि जो बच्चा होता है उसको क्या करवाना चाहिए, जो प्राइमरी स्तर होता है, जो प्राथमिक स्तर होता है, उसमें बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसका प्रयोग करने देना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से और सरल रूप से सीख पाए। यानी कि बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए अपनी मातृभाषा का क्या कर सकता है, कक्षा में प्रयोग कर सकता है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग और जो एनईपी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, हम मातृभाषा को और जो बहुभाषिता होती है, यानी कि मदर टंग और जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कक्षा में स्वीकार करते हैं। यानी कि बच्चा एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग भी कर सकता है, और भाषा कक्षा में, क्लास में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकता है। तो एनसीएफ क्या कहता है कि जो बच्चा होता है उसको प्राइमरी स्तर पर क्या करना चाहिए, उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने देना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो सरल रूप से और स्वाभाविक रूप से सीख पाए। उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और कक्षा जो होती है, जो क्लास होती है, उसमें हम क्या करते हैं, मातृभाषा को, यानी कि अपनी मदर टंग को, और जो बहुभाषिता है, यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब भाषा के विविध रूपों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है, मातृभाषा, यानी कि मदर टंग। मदर टंग क्या होती है, भाषा का जो पहला रूप है वो क्या हो जाती है, मदर टंग। उसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो इंडिया जो होता है उसमें राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, यानी कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम संवैधानिक तौर पर बात करें तो हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भारत की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा है।
क्या है हिंदी? नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंडिया की राजभाषा है हिंदी। भारत के 1963 के क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) में हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। और मानक भाषा शिक्षा व कार्यकाली प्रयोग की जो भाषा होती है वो क्या हो जाती है? मानक भाषा। विविध रूप क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्या है? मदर टंग। मदर टंग क्या होता है? भाषा का जो पहला रूप हो जाएगा वो क्या हो जाती है? मदर टंग यानी कि मातृभाषा। अगर राष्ट्रभाषा की मैं बात करूँ तो संवैधानिक तौर पर क्या नहीं है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की क्या होती है? राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और भारत के 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) में क्या बताई गई है कि जो हिंदी है वो क्या है? भारत की राजभाषा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भाषा सीखने के चरण। क्या है भाषा सीखने के चरण की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आता है कूकना या क्विंग। देखो, जब बच्चा क्या होता है? 6 सप्ताह का। 6 सप्ताह का यानी कि 1.5-2 महीने का हो जाएगा या 3 महीने का, ठीक है। तो उसमें बच्चा क्या करता है? क्विंग करता है या कूकना शुरू करता है, यानी कि बोलना जो शुरू करेगा उसमें जब वो बोलता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्विंग। उसके बाद 6 महीने का बच्चा क्या शुरू कर देता है? बलबलाना या बैबलिंग। क्या शुरू करेगा? बलबलाना। 1 साल के बच्चे के अंदर क्या जाती है? एक शब्द चरण, यानी कि 1 वर्ड स्टेज। 1 साल का बच्चा क्या कर लेता है? एक शब्द को बोलना सीख लेता है, जैसे पापा कहना सीख जाएगा या माँ कहना सीख जाएगा। तो 1 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या आ जाती है? 1 वर्ड स्टेज। फिर आती है टेलीग्राफिक या 2 शब्द चरण। क्या होता है? 2 शब्द चरण या टेलीग्राफिक। जो 1.5 से 2 साल का बच्चा है वो क्या कर पाता है? 2-3 शब्द बोल लेगा या टेलीग्राफिक स्टेज भी से कहा जाता है। किस उम्र में आ जाती है? जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है। और जो लंबे उच्चारण होते हैं वो बच्चा कब करने लगता है? 2 साल से 4 साल की उम्र में बच्चा क्या करने लगेगा? लंबे उच्चारण करने लगता है। तो भाषा सीखने के चरण क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले क्या है कि जो 1.5-2 महीने का बच्चा है, 2 से 3 महीने का बच्चा, वो क्या करेगा? क्विंग करता है, कूकना सीखता है। बलबलाना, देखो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बैबलिंग होती है या एक 6 माह का बच्चा है वो क्या कर रहा है? बोल रहा है, तो वो किस चरण में है? तो किस में होगा? बैबलिंग में होगा, बलबलाना चरण में होता है। अगर 1 साल का बच्चा होगा तो वो क्या कर लेता है? 1 वर्ड स्टेज, यानी कि एक शब्द चरण, यानी कि 1-2 शब्द का यूज़ करना बच्चा सीख जाता है, बोलना शुरू कर देता है, जैसे पापा बोलना शुरू कर देगा। फिर आती है टेलीग्राफिक या 2 शब्द चरण। कब से कब तक रहेगी? जब बच्चे की उम्र क्या रहती है? 1.5 से 2 साल। तो वो क्या हो जाती है? टेलीग्राफिक या 2 शब्द चरण। और जो लंबे उच्चारण होते हैं वो कब करना सीख जाता है बच्चा? जब 2 से 4 साल का होता है। नेक्स्ट है कि जो प्रोफेसर स्मिथ थे उनके अनुसार क्या है कि 1 साल में बच्चा क्या सीख जाता है? 3 शब्द। 2 साल में बच्चा कितने सीख जाता है? 272 शब्द। और 5 साल का बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? 2072 शब्द। क्या रहेगा? प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार कि जो 1 साल का बच्चा होता है वो कितने शब्द बोलना सीख जाता है? 3 शब्द। 2 साल के बच्चे को कितने शब्दों का ज्ञान हो जाता है या नॉलेज हो जाता है? 272 शब्द का। और 5 साल में बच्चा कितने शब्द सीख जाता है? 2072 वर्ड्स। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधियाँ होती हैं, यानी कि भाषा को सीखने की जो मेथड्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले है व्याकरण विधि, फिर आता है व्याकरण अनुवाद विधि, फिर होती है प्रत्यक्ष विधि, फिर होती है सम्मिश्रण विधि, फिर आती है संप्रेषणात्मक विधि या कम्युनिकेटिव मेथड, और सिक्स्थ है आगमन या इंडक्टिव मेथड, और सेवंथ होता है निगमन विधि। तो ये क्या रहेंगी? भाषा को सीखने की क्या रहती है? कुछ प्रमुख विधियाँ या मेथड क्या क्या रहेंगी? सबसे पहले क्या है? व्याकरण विधि, फिर है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी होती है प्रत्यक्ष विधि, फोर्थ होती है सम्मिश्रण विधि, पांचवी होती है संप्रेषणात्मक विधि, छठी क्या होती है? आगमन विधि, और सातवीं क्या हो जाएगी? निगमन विधि। सबसे पहले अगर मैं व्याकरण विधि की बात करूँ, देखो इस मेथड में क्या होता है कि जो अन्य भाषा होती है, यानी कि जब दूसरी लैंग्वेज सिखानी होती है, उसके जो रूल्स होते हैं उसको कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। क्या किया जाएगा कि इस विधि में क्या होगा? जो अन्य भाषा के रूल्स होंगे उनको कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इस विधि में क्या होता है? शब्द संरचना और व्याकरणिक नियमों के आधार पर क्या करवाए जाते हैं? प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्या है? सबसे पहले अगर मैं व्याकरण विधि की बात करूँ कि जो अन्य भाषा होती है उसके जो नियम होते हैं उनको क्या किया जाता है? कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। क्या करवाया जाएगा? जो दूसरी भाषा होती है उसके जो रूल्स होते हैं उनको कुछ वर्ड्स के साथ सिखाया जाएगा और याद करवाया जाता है। इस विधि में क्या होता है? शब्द संरचना और व्याकरणिक नियमों के आधार पर क्या करवाए जाएंगे? प्रैक्टिस करवाई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है।
फिर आती है व्याकरण अनुवाद विधि। देखो, जो व्याकरण अनुवाद विधि थी ना, ये 19वीं सदी तक क्या थी, ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में क्या थी, प्रचलित रही है। क्या है यह विधि? 19वीं सदी के अंत तक ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में क्या रही है, प्रचलित रही है। इसमें क्या होगा, व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ क्या है, परस्पर संबंध रखती है। क्या हो जाता है इसमें कि जो व्याकरण है और जो अनुवाद है, ये दो विधियाँ क्या रहेंगी, परस्पर संबंध रखती हैं। इस विधि में देखो क्या करवाया जाता है, बच्चे को जो लक्ष्य भाषा में पढ़ना लिखना तो सीख जाते हैं। क्या है, जब व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा बच्चा सीखता है तो पढ़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, लेकिन बोलने के क्या नहीं मिल पाते, ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसमें अनुवाद करके क्या करवाई जाती है, लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। मान लो एक क्या है, टारगेट लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज सिखानी है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस लैंग्वेज को बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है। देखो, व्याकरण अनुवाद विधि क्या है कि जो बच्चे को भाषा सिखानी है उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जो मातृभाषा होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, अनुवाद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, टारगेट जो भाषा होती है उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके सीखता है। तो अगर मैं इस विधि की बात करूं तो 19वीं सदी तक की क्या थी, ट्रेडिशनल के अंत तक की क्या थी, ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित थी। इसमें क्या है, व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ क्या हैं, परस्पर मिली हुई हैं। और इस विधि में क्या हो जाता है, देखो बच्चा पढ़ना भी सीख जाता, लिखना सीख जाता, लेकिन बोलने के क्या नहीं मिल पाते, उससे ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते। फिर तीसरी है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, देखो जो व्याकरण अनुवाद विधि थी ना, उसकी क्या थी, अनेक क्या थी, सीमाएं थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो डायरेक्ट मेथड होता है या जो प्रत्यक्ष मेथड होता है उसका क्या हुआ, आविर्भाव हुआ है। देखो इसे क्या कहा जाता है, इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मौखिक वार्तालाप विधि, यानी कि बोलकर जो क्या कर पाए हम, एक्सप्रेस कर पाए, उस वो विधि भी कहा जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, देखो मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि मातृभाषा को बिना माध्यम बनाए क्या कर दिया जाता है, अन्य भाषा, ये जो टारगेट भाषा है वो सिखाई जाती है। क्या करेंगे कि बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल लक्ष्य भाषा को ही क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखी, व्याकरण विधि, जिसमें क्या हो रहा था कि कुछ शब्दों का क्या कर दिया जाता था, अन्य भाषा के जो रूल्स थे उनको क्या किया जाता था, कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता था और याद करवाया जाता था। इसके बाद जो शब्द संयोजन थे और जो व्याकरणिक नियम थे उनके आधार पर क्या करवाई जाती थी, प्रैक्टिस करवाई जाती थी। फिर आता है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी टारगेट लैंग्वेज होगी उसको क्या कर दिया जाता था, उसको बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता था और इस तरीके से बच्चे क्या कर पाते थे, सीख पाते थे। तो जो ये विधि थी, व्याकरण अनुवाद विधि थी, उसमें क्या था कि बच्चे लिखना और पढ़ना तो सीख जाते थे, लेकिन जो उन्हें बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिल पाते थे। फिर आती है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे सीधा ही क्या की जाती है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो सिखाई जाती है। तो इसे और क्या कहा जाता है, मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। यानी कि बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किए बिना ही क्या करनी है, उसे टारगेट लैंग्वेज सिखानी है। फिर आती है सम्मिश्रण विधि। अगर मैं सम्मिश्रण विधि की बात करूँ तो इस विधि में क्या होता है, जो भाषा शिक्षण की व्यवहारिक पक्ष होते हैं ना, उनका क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। अब जो सम्मिश्रण विधि होती है ना, इसमें क्या करता है कि जो टीचर होता है वो विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप, यानी कि उद्देश्य क्या क्या है उनके अकॉर्डिंग, और जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके विभिन्न स्वरूपों का क्या कर सकता है, किसी भी विधि का क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। तो इसलिए क्या हो जाती है, सम्मिश्रण विधि। फिर आता है संप्रेषणात्मक विधि या संप्रेषण परक विधि या कम्युनिकेटिव मेथड। देखो इसमें क्या हुआ, प्रत्यक्ष जो विधि थी यानी कि जो डायरेक्ट मेथड था, उसमें क्या किया जा रहा था, डायरेक्ट ही टारगेट भाषा को सिखाया जा रहा था, लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता था बिना मातृभाषा का प्रयोग किए। तो जो प्रत्यक्ष विधि थी उसको क्या करना है, और शुद्ध बनाते हुए और स्पष्ट बनाते हुए क्या करना है, संप्रेषण परक या संप्रेषणात्मक विधि का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। व्यवरूप होता ना, स्वाभाविक रूप से भाषा के क्या करती है, प्रयोग पर बल देती है। क्या करेगी, स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर क्या करती है, बल देती है। देखो कम्युनिकेटिव मेथड क्या है, जो प्रत्यक्ष विधि थी उसको क्या किया जा गया है और शुद्ध बनाते हुए क्या हुआ, इस विधि का विकास हुआ है।
अब इसमें क्या होता है कि जो भाषा का प्रयोग करना है ना वो स्वाभाविक रूप से करना है, और कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या की जाती है, भाषा सीखी जाती है, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से क्या की जाएगी, भाषा को सीखा जाता है। उसके बाद आती है इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। देखो, अगर मैं आगमन विधि की बात करूँ तो इसके जनक कौन रहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो आगमन और निगमन विधि है उनके जनक कौन रहेंगे। अब जो इंडक्टिव मेथड होता है ना, ये किसकी तरफ होता है, उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि पहले क्या बताए जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण बताए जाएंगे। मान लो मुझे आपको क्या बताना, विशेषण के बारे में पढ़ाना है, तो मैं पहले आपको विशेषण की परिभाषा ना देगी, विशेषण के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूँ। ऐसे ही मान लो मुझे आपको संज्ञा पढ़ानी है, तो मैं क्या करूँ, पहले आपको संज्ञा के बहुत सारे एग्जाम्पल दूँ। जैसे मैं बोलूँ राम, सीता, गीता, गायें, शहर, दिल्ली, तो ये मैंने क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं आपको किसके बारे में बताऊँ, रूल्स के बारे में। तो जो इंडक्टिव मेथड होता है, जो आगमन विधि होती है, उसमें क्या किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, यानी कि पहले बहुत सारे उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरण से किसकी ओर जाया जाता है, रूल्स की तरफ जाया जाता है। और कैसे जाया जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी कि नोन से अननोन चीज़ों की ओर जाया जाता है। क्या है, पहले आपको नोन चीज़ें बताई जाएंगी, जो जिन चीज़ों का आपको ज्ञान है पहले उनके बारे में बताया जाता है, उसके बाद अननोन चीज़ों की ओर आपको ले जाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इंडक्टिव मेथड। अब ये क्या होती है, डिडक्टिव मेथड होता है। ये क्या होती है, जो इंडक्टिव मेथड होता है उसका अपोजिट होता है। तो इसमें किसकी तरफ ले जाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर। कैसे, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि पहले मैं आपको रूल्स बताऊं और रूल्स बताने के बाद आपको एग्जाम्पल करवाऊं। जैसे किसी भी चीज़ को मान लो आपको पहचानना है, तो पहले उसको पहचानने के आपको रूल बता दिए जाए। मान लो आपको टेंस करवाने, ठीक है, तो टेंस करवाने के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, पहले रूल बताऊँ कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट होता है, उसमें क्या आता है, या जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, कि जेम आर प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, पहले नियम बताए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी और आपको पहचानने को बोलूँगी कि आपको मुझे बताना है कि प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है। इस तरीके से क्या किया जाता है, पहले नियम बताए जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर ले जाया जाता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाएगा। अज्ञात क्या हो जाएगा, अननोन से नोन की तरफ ले जाया जाता है। वो किस में ले जाया जाएगा, डिडक्टिव मेथड में, यानी कि पहले परिभाषा बताना और उसके बाद जो उसके उदाहरण है और जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करवाना। ये किस में आ जाता है, डिडक्टिव मेथड में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या थी, देखो क्या पढ़ रहे थे हम, भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधियां, सबसे पहले थी व्याकरण विधि। इसमें क्या करवाया जाता था कि जो अदर भाषा है, जो अदर लैंग्वेज है, उसके नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता था और याद करवाया जाता था। फिर थी व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें क्या किया जाता था कि जो लक्ष्य भाषा होगा उसका क्या कर दिया जाता था, उसकी मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता था और सिखाई जाती थी। फिर आती है डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या है कि जो लक्ष्य भाषा है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है, उसमें क्या किया जाता है कि लक्ष्य भाषा डायरेक्ट सिखाई जाती है बिना मातृभाषा का प्रयोग किए। फिर होती है सम्मिश्रण विधि, जिसमें क्या किया जाता है, जो शिक्षक होगा वो क्या करेगा, उद्देश्यों के अनुरूप और जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके विभिन्न स्वरूपों का क्या करता है, किसी भी विधि का चयन कर सकता है। फिर आती है संप्रेषणात्मक विधि, यानी कि कम्युनिकेटिव मेथड। संप्रेषणात्मक की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि को और शुद्ध बनाने के लिए क्या हुआ, इस विधि का विकास हुआ। इसमें क्या किया जाता है, स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है, यानी कि बच्चे कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर थी आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड, जिसमें सबसे पहले, उससे पहले क्वेश्चन मार्क है कि आप बताओगे कि जो इंडक्टिव मेथड होता है और जो डिडक्टिव मेथड है, यानी कि जो आगमन विधि है और जो निगमन विधि है, उसके जनक कौन थे। तो अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूँ तो उदाहरण बताए जाते हैं, पहले उदाहरण से रूल्स की तरफ ले जाया जाता है। और अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो पहले नोन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, यानी कि जिन चीज़ों को आप जानते हो उनसे अननोन चीज़ों की तरफ। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे आपको फोटोसिंथेसिस समझानी है, तो मैं क्या करूँ, पहले मैं आपको पेड़ पौधों को, आप जानते हो, आपने देखा हुआ है कि ये पेड़ होते हैं ना, तो पहले पेड़ के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बात करना शुरू करूँ धीरे धीरे, है ना। मैंने लीव्स के बारे में आपको बताया कि आपने देखी हुई, ये लीव्स हैं, ये तना है, ये स्टीम है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको धीरे 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 फोटोसिंथेसिस की तरफ लेके जाऊँ, तो नॉन से अननोन की ओर क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। फिर आती है डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि। इसमें क्या होता है कि पहले आपको रूल्स बता दिए जाते हैं और फिर आपसे एग्जाम्पल करवाए जाते हैं, यानी कि पहले आपको परिभाषा बता दी जाएगी, उसके बाद जो उदाहरण होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो क्या करवाए जाएंगे, हल करवाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, अननोन टू नोन।
तो जो जीन पियाजे वो किसकी बात करते हैं, अहम केंद्रित वाक्य की बात करते हैं। देखो अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, खुद से ही बोल बोल कर क्या करता है, बात करता है। कब करेगा, जब उसकी उम्र 2 से 6 साल होती है। क्या है अहम केंद्रित वाक्य, बच्चा क्या करता है, खुद से ही क्या करता है, बोल बोल कर क्या करेगा, बातचीत करता है। अब जो पियाजे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि पहले क्या आया, विचार आया, और फिर क्या आई है, भाषा आई है। क्या आया, पहले थॉट आता है और उसके बाद क्या आती है, लैंग्वेज आई है। जीन पियाजे ने क्या कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। देखो पियाजे ने किसकी बात की, अहम केंद्रित वाक्य की बात की है। अहम केंद्रित वाक्य का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बातचीत करता है, कब करेगा, 2 से 6 साल की उम्र में, वो क्या हो जाती है, अहम केंद्रित वाक्य। अब भाषा के बारे में जो पियाजे थे उन्होंने क्या कहा कि पहले क्या आते हैं, थॉट आते हैं। पहले क्या आएगी, थॉट आते हैं, उसके बाद क्या आई है, भाषा आई है। यानी कि पहले थॉट आया और लैंग्वेज उसके बाद में आई है। जीन पियाजे ने और क्या कहा कि विचार से क्या होती है, थॉट से भाषा आती है, और जो विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होंगे, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को नियंत्रित भी करता है। फिर आते हैं लेव वाइगोस्की। अब अगर मैं वाइगोस्की की बात करूँ तो वाइगोस्की ने क्या दिया था, वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। देखो वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, SCL की बात करते हैं। तो वाइगोस्की सोसाइटी की, कल्चर की, और क्या करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। देखो जो इनके अकॉर्डिंग है कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है। क्या करेगा, जो भी बच्चा होगा वो क्या करता है, जो भी उसका इन्वायरमेंट है उससे इंटरेक्ट करके क्या करता है, सीखता है। इनके अनुसार क्या होता है कि जो निजी भाषा है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है, सहायक होती है। क्या रहेगी कि जो भी बच्चा, उसकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, उसमें क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। अब लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा होता है वो मानव का क्या होता है, सशक्त उपकरण होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज क्या है, इनके अकॉर्डिंग टूल है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ज्ञान को समझ सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं। और जो इनका सिद्धांत था, उसका जो जो इनकी थ्योरी है, उनका नाम क्या रहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब इन्होंने किसकी बात की है, इंटरनलाइजेशन की बात की है। यानी कि बालक क्या करता है, बाहरी वातावरण के अवलोकन को क्या कर सकता है, अपने भीतर आत्मसात करता है। देखो वाइगोस्की है, उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने इन्वायरमेंट से क्या करके, इंटरेक्ट करके सीखता है। इनके अनुसार क्या है कि जो निजी भाषा होती है वो बालक के जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। और जो लैंग्वेज है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, टूल होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं। और इनके सिद्धांत का नाम क्या रहेगा, सोशो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब जो लेव वाइगोस्की है, इनके सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण रूप दिए गए भाषा के। सबसे पहला आता है सोशल स्पीच। देखो 2 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है, बोलना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो जाती है, सामाजिक वाक या सोशल स्पीच। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, क्या होती है, निजी वाक। तो जो 3 से 6 साल का बच्चा होता है ना, देखो जहाँ पियाजे ने अहम केंद्रित वाक की बात की है ना, उन्होंने इस किसकी बात करती है, निजी वो की, यानी कि प्राइवेट स्पीच की, कि 3 से 6 साल की उम्र में जब बच्चा रहता है ना, वो क्या करता है, खुद से ही बातचीत करता है। यानी कि खुद को भी समझाने लगता है, खुद को ही डायरेक्ट करता है, खुद से ही बात करता है, वो क्या हो जाती है, प्राइवेट स्पीच। और फिर आ जाती है आंतरिक मौन वाक या साइलेंट इनर स्पीच। यानी कि 6 साल के बाद बच्चे में क्या आ जाता है, वो मन के अंदर बोलना शुरू कर देता है, यानी कि साइलेंट इनर स्पीच। देखो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वो किससे सीखेगा, जो उसका इन्वायरमेंट होता है उससे इंटरेक्ट करके सीखता है। और निजी जो भाषा होती है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है, सहायक होती है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, एक टूल होता है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। और इनके जो सिद्धांत है उसका नाम क्या रहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फिर अगर मैं बात करूं कि जो वाइगोस्की हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो सिद्धांत है उनके क्या दिए, 3 महत्वपूर्ण रूप दिए। सबसे पहले क्या हो जाता है, सामाजिक वाक्य या सोशल स्पीच, जो 2 वर्ष की उम्र में बच्चे के पास होता है। यानी कि बच्चा जब 2 वर्ष की उम्र में बोलना शुरू कर देता है तो उसे वाइगोस्की ने क्या कहा है, सोशल स्पीच। फिर आती है 3 से जब 6 उम्र की होती है बच्चे की, तो उसमें क्या आ जाता है, निजी वाक्य या प्राइवेट स्पीच। यानी कि इस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, खुद को ही बोल बोल के क्या करता है, डायरेक्ट करता है।
और 6 वर्ष के बाद क्या आ जाता है, साइलेंट इनर स्पीच। अब मैं बात कर लेती हूँ भाषा और विचार। देखो वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि शुरुआती सालों में, यानी कि जो शुरू के साल होते हैं, जो शुरू के ईयर्स होते हैं, उनमें क्या रहता है, भाषा और विचार एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र रहेंगे, और एक समय के बाद क्या आ जाते हैं, मिल जाते हैं। देखो वाइगोस्की ने क्या कहा है कि शुरुआत के सालों में क्या होंगे, भाषा और जो विचार हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। लेकिन प्याजे ने क्या कहा था कि पहले क्या आया, थॉट आया है और उसके बाद भाषा आई है, और विचार से ही क्या होती है, भाषा आती है, और विचार ही भाषा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। लेकिन वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में क्या रहेंगे कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है और जो थॉट होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और एक समय के बाद मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आए नोम चॉम्स्की। अगर नोम चॉम्स्की की बात करूँ तो देखो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रत्येक बालक है, यानी कि जो बच्चा होता है, उसके अंदर क्या होती है, भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है, शक्ति होती है। इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। क्या है बच्चे के अंदर, एक जन्मजात क्षमता है भाषा सीखने की, और इसे क्या कहा जाता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा गया है। देखो नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि जो प्रत्येक बालक होता है, यानी कि हर एक जो बच्चा होता है, उसके अंदर क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। क्या होती है, इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। और इन्होंने क्या कहा, जिसे क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन यंत्र, यानी कि एलएडी की अगर बात आए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जो भाषा अर्जन यंत्र है वो किसने दिया है, तो किसने दिया, नोम चॉम्स्की ने। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के अंदर क्या होती है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, और जो वर्ल्ड की सारी भाषाएं हैं ना, विश्व की सभी भाषाएं क्या होती है, एक ही जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है उससे क्या करती है, संबंध रखती है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। और जो ये एलएडी है ना, वो 5 साल की उम्र तक क्या रहता है, ज़्यादा सक्रिय रहेगा, यानी कि ज़्यादा एक्टिव कब तक रहेगा भाषा अर्जन यंत्र, 5 साल की उम्र तक। और यही जो उम्र होती है ना, वो भाषा को सीखने के लिए क्या हो जाएगी, संवेदनशील टाइम हो जाता है, यानी कि ये पीरियड क्या रहेगा, भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। देखो क्या कहा नोम चॉम्स्की ने कि जो प्रत्येक बालक होता है, यानी कि हर एक बच्चे के अंदर क्या होती है, एक जन्मजात शक्ति के साथ वो पैदा होता है, और इसे क्या कहा गया, भाषा अर्जन यंत्र भी कहा जाता है। और जो वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस हैं वो एक ही मूल व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर से क्या करती है, संबंध रखती है, और उसको समझने के लिए जो भाषा अर्जन यंत्र होता है, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, वो हमारी क्या करती है, मदद करती है। और जो ये एलएडी है ना, वो 5 साल की उम्र तक क्या रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, और ये पीरियड क्या रहेगा, संवेदनशील पीरियड रहता है भाषा को सीखने के लिए। तो जो भाषा अर्जन क्षमता है किसके साथ संबंधित है, चॉम्स्की के साथ। फिर आते हैं भाषा कौशल। देखो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या हो जाते हैं, भाषा कौशल। क्या क्या रहेंगे, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। अब अगर मैं सुनना और पढ़ना की बात करूँ तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रहात्मक कौशल कहते हैं। और अगर मैं बोलना और लिखने की बात करूँ तो ये क्या हो जाते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। कौशल क्या है, भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर मैं सुनना और पढ़ना की बात करूँ तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रहात्मक कौशल होते हैं। और अगर मैं बोलना और लिखने की बात करूँ तो ये क्या हो जाते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। और जो भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक जो क्रम होता है वो क्या रहेगा कि बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। क्या रहेगा मनोवैज्ञानिक, अगर मैं क्रम की बात करूँ तो क्या रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब जो भाषा के मुख्य चारों कौशल है ना, वो क्या होते हैं, एकीकृत होते हैं और एक दूसरे से क्या रहते हैं, संबंध रखते हैं। सुनना और पढ़ना मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्रहात्मक कौशल होता है, और बोलना और लिखना क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। देखो सुनने की अगर बात करूँ तो क्या होगा, बच्चे को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए, बच्चे से क्या करवाना चाहिए, जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनका क्या करवाना चाहिए, उच्चारण करवाना चाहिए, कहानी व कविता सुनाना चाहिए। क्या है, बच्चे को सुनने का मौका देना चाहिए, बच्चे से शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए और कहानी व कविता सुनाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं दूसरे कौशल की बात करूँ, बोलना, देखो कविता का पठन कर सकता है, यानी कि कविता को पढ़ सकता है, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप
बच्चे से मौखिक क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, तो बच्चा क्या देगा, जवाब देगा, तो इस तरीके से वो क्या कर पाएगा, बोल पाएगा। बच्चे से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को आप कह सकते हो कि किसी भी टॉपिक पर बच्चा क्या करे, उसे कमेंट करनी है, उसे उस टॉपिक के बारे में बताना है। तो बोलने में क्या रहेगा, कविता का पठन हो गया, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके अलावा किसी भी विषय पर या किसी भी टॉपिक पर बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, कमेंट करने के लिए। फिर तीसरा आता है पढ़ना। पढ़ने के कौशल को और क्या कहा जाता है, वाचन भी कहा जाता है। आप देखो पढ़ने में दो टाइप आ जाते हैं, एक होती है साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठन, और दूसरा क्या हो जाएगा, लाउड रीडिंग यानी कि सस्वर पठन। क्या है पढ़ना, पढ़ने का जो कौशल होता है उसे और क्या कहा जाता है, वाचन भी कहा जाता है। और पढ़ने में क्या आ जाता है, एक होती है साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठन, और दूसरा क्या आ जाता है, लाउड रीडिंग। तो अगर मैं मौन पठन की बात करूँ तो जो मौन पठन होता है यानी कि बच्चा जब साइलेंट रीडिंग कर रहा होता है तो उससे क्या होता है, बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, तेजी से पढ़ पाएगा, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि ज़्यादा विषय पढ़ सकेंगे। देखो पढ़ना क्या है, पढ़ने के कौशल को और क्या कहा जाता है, वाचन भी कहा जाता है। पढ़ने में दो है, या तो साइलेंट रीडिंग होगी यानी कि मौन पठन, या दूसरा क्या हो जाएगा, लाउड रीडिंग। अगर मैं साइलेंट रीडिंग की बात करूँ यानी कि मौन पठन की बात करूँ, तो मौन पठन से क्या होता है कि जो बच्चे का ध्यान होता है वो क्या रहेगा, बेहतर होता है, बच्चे तेजी से पढ़ सकेगा और ज़्यादा विषय पढ़ सकेंगे। अब दूसरी आता है लाउड रीडिंग या सस्वर पठन। अगर बच्चा क्या कर रहा है, बोल बोल कर पढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के जो कौशल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बेहतर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। और बोल बोल कर पढ़ने से यानी कि जो ऊंचा पठन होता है, पढ़ने से क्या आता है, रस भी आता है, बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगता है। फिर क्या आता है, लिखना। देखो क्या होता है, अशुद्ध बच्चों की जो वर्तनी होती है ना, अध्यापिका क्या कर सकती है, बच्चों की वर्तनी को ठीक करवाने के लिए यानी कि उनके स्पेलिंग को ठीक करवाने के लिए, अशुद्धियों को ठीक करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है। क्या है, बच्चों की वर्तनी को की अशुद्धियों को ठीक करवाने के लिए क्या किया जाता है, श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं लेखन के प्रकार की बात करूँ तो सुलेख क्या हो जाता है, सुंदर लेख। श्रुत लेख क्या हो जाता है, जो स्पेलिंग्स होती है उनकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए यूज़ होता है। अनुलेख क्या होता है, अक्षरों का अनुकरण करना। क्या हो जाएगा, अक्षरों का अनुकरण करना या ट्रेस करना क्या हो जाता है, अनुलेख। तो ये हमने क्या देखे हैं भाषा के कौशल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या थे। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। सुनना और पढ़ना क्या होते हैं, ग्रहात्मक कौशल होते हैं, और बोलना और लिखना क्या, अभिव्यक्तात्मक कौशल। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या रहेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने में क्या है, बच्चे को सुनने का मौका दे, बच्चे से शब्दों का उच्चारण करवाना या कविता व कहानी सुनना। बोलने में क्या हो जाएगा, कविता का पठन हो सकता है, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हो, बच्चे से किसी भी विषय पर आप क्या कर सकते हो, कमेंट करने को या टिप्पणी करने को कह सकते हो। पढ़ने में क्या थे, एक था साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठन। मौन पठन से क्या होता है, बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, तेजी से पढ़ सकेंगे और ज़्यादा विषय पढ़ सकेंगे। फिर आती है लाउड रीडिंग यानी कि सस्वर पठन। इससे क्या होता है कि जो बच्चे का उच्चारण होता है वो क्या हो जाएगा, अच्छा होता है, सुनने और बोलने के जो कौशल हो जाएंगे वो क्या हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। और सस्वर पठन में क्या आता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, रस भी आता है। लिखने में क्या हो जाता है, जो बच्चे की स्पेलिंग होती है उसको ठीक करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, श्रुत लेख का। लेखन के प्रकार क्या हो जाएंगे, सबसे पहले सुलेख। सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लेख। फिर आता है श्रुत लेख यानी कि वर्तनी जो स्पेलिंग्स होती है उनकी अशुद्धियों को दूर करवाना के लिए क्या किया जाता है, श्रुत लेख लिखवाया जाता है। फिर आता है अनुलेख यानी कि अक्षरों का क्या करना, अनुकरण करना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाषाई विकार यानी कि लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हो जाएंगी। एक होती है अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है, के कारण जो सुनने, समझने और बात करने के समय जो भाषा का उपयोग है उसमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आती है। क्या है, भाषा को सुनने में, समझने में और बातचीत करने में क्या आ जाती है, जब भाषा के प्रयोग में क्या आ जाती है, समस्या आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफेजिया। और एक होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होती है, पढ़ने और लिखने में क्या आ जाती है, समस्या आती है, पठन अक्षमता। देखो लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, अफेजिया। अफेजिया में क्या हो जाता है, अफेजिया के कारण बच्चे को सुनने में, समझने में और बात करते समय भाषा के जो प्रयोग होता है, जो यूज़ करना होता है उसमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आती है। और डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन अक्षमता भी बोलते हैं यानी कि पढ़ने और लिखने में क्या आती है, समस्या आती है। चलिए फिर आता है शिक्षण त्रियामी। देखो पहले कौन थे, जॉन एडम। जॉन एडम ने क्या कहा कि जो टीचिंग होती है
वो क्या हो जाती है, बाईपोलर होती है। क्या होती है, बाईपोलर होती है। और दो पोल कौन कौन से रहेंगे, टीचर और स्टूडेंट। क्या है, जॉन एडम ने क्या कहा कि जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण होता है, वो क्या होता है, बाईपोलर होता है, द्वियामी हो जाएगा। और जो पोल्स रहेंगे यानी कि जो मेन रहेंगे वो कौन कौन रहता है, टीचर और स्टूडेंट। लेकिन फिर आए जॉन डीवी ने क्या कहा कि जो शिक्षण होती है वो क्या होती है, ट्राइपोलर होती है, जिसमें अध्यापक, छात्र और क्या होती है, विषय वस्तु। क्या क्या रहेंगे, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इसमें अगर मैं टीचर की बात करूँ, जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं छात्र की बात करूँ तो वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके अलावा अगर मैं विषय वस्तु की बात करूँ तो विषय वस्तु क्या होता है, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है, जो क्या करता है, टीचर और स्टूडेंट को क्या करता है, जोड़ता है। और जो यहाँ टीचर होता है इसको क्या करना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। तो जॉन डीवी ने क्या कहा कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, एक ट्राईपोलर होती है। लेकिन उससे पहले कौन थे, जॉन एडम। उन्होंने क्या कहा था कि टीचिंग क्या होती है, बाईपोलर होती है। और जो दो पोल हो जाएंगे वो कौन कौन से रहेंगे, टीचर और स्टूडेंट। फिर आए जॉन डीवी, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। और ये जॉन डीवी क्या रहने वाले, लर्निंग बाय डूइंग के फादर भी हैं। अब इन्होंने क्या बात की कि जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, ट्राईपोलर होती है, जिसमें अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु होते हैं। अध्यापक की बात करूँ, अगर मैं टीचर की बात करूँ तो टीचर क्या हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, छात्र की बात करूँ, तो छात्र क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो करिकुलम होता है वो क्या होता है, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। फिर है टीचिंग मैक्सिम्स। देखो टीचिंग मैक्सिम्स क्या हैं, कुछ रूल्स हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो क्या बन जाए, अच्छी हो, इफेक्टिव हो। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कैसे, नोन टू अननोन। कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, पहले बच्चे को क्या करवाया जाना चाहिए, जो नॉन चीज़ें हैं ना, जो बच्चा जानता है, पहले उसकी उस नॉलेज का यूज़ करके ही धीरे धीरे उस तरफ ले जाया जाना चाहिए, यानी कि अननोन चीज़ों की तरफ ले जाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त क्या होती है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्या है, देखो मूर्त चीज़ें क्या होती है, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो पहले किन चीज़ों के बारे में बताया जाए, जो चीज़ें बच्चे को दिखाई दे रही है पहले उनके बारे में बताओ। उनसे धीरे 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 करके फिर किसकी तरफ ले जाया जाना चाहिए, जो अमूर्त होती है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जैसे आइडियाज़ हो गए, उसकी तरफ ले जाया जाना चाहिए। और कैसे होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसे, सरल से जटिल की ओर। यानी कि पहले बच्चे को सिंपल चीज़ों के बारे में बताओ जो बच्चा आसानी से सीख पाए। उसके बाद धीरे धीरे सिंपल चीज़ों का ही यूज़ करके किसकी तरफ जाया जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। तो ये क्या हो जाएंगे, टीचिंग मैक्सिम्स, शिक्षण सूत्र। कैसे कैसे होना चाहिए, पहले बच्चे को जो भी उसकी नोन है, यानी कि जो ज्ञात है, बच्चे को उससे किसकी तरफ ले जाया जाना चाहिए, अज्ञात की तरफ। फिर क्या हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। जो बच्चे को दिख रहा है पहले उसके बारे में बताओ। उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं या थ्योरीज होती हैं, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। उसके अलावा बच्चे को सरल से जटिल की ओर, यानी कि पहले सिंपल चीज़ों के बारे में बताओ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण सहायक सामग्री। देखो क्या हो सकता है, दृश्य सामग्री हो सकती है, श्रव्य सामग्री हो सकती है, दृश्य श्रव्य सामग्री हो सकती है, या क्रिया सहायक सामग्री हो सकती है। अगर जो देखो दृश्य में क्या हो जाएगा, जो विजुअल एड्स हैं, यानी कि जैसे चार्ट हो गया। फिर क्या है, ऑडियो एड्स। श्रव्य सामग्री में क्या हो जाएगा, यानी कि जो बच्चा सुन पा रहा है, जैसे रेडियो के थ्रू बच्चा क्या कर पाता है, सिर्फ सुन पाता है। फिर आ जाती है ऑडियो वीडियो एड्स। क्या हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य सामग्री, जैसे टीवी के थ्रू में क्या होते हैं, दिखता भी है चीज़ें और साथ में सुनते भी हैं। फिर आती हैं फील्ड ट्रिप्स, जिसमें क्या हो जाती हैं, क्रिया सहायक सामग्री। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि जो शिक्षक सहायक सामग्री होती है, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो टीचिंग होती है उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और एक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि जो क्या होती हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसको क्या बनाया जाए, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर बनाया जाए, इफ़ेक्टिव बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए। ठीक है, उसके अलावा ज्ञानात्मक, भावनात्मक और एक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर पाठ्यपुस्तक में कहानी, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या होता है, सहायक होता है। देखो क्या है,
अगर पाठ्य पुस्तक में क्या होगी, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें अगर कहानी है, भाषण है या विज्ञापन है, तो इससे बच्चा क्या कर पाता है, आसानी से सीख पाएगा। तो ये चीज़ें बच्चे की भाषा क्षमता में क्या के विकास में क्या रहेंगी, सहायक रहती है। ना बाधक नहीं होंगी, निरर्थक भी नहीं होती और अनुपयोगी भी नहीं रहेंगी, तो कैसी रहेंगी, सहायक होती हैं। क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न, तो क्या रहेगा, बाल साहित्य। बच्चा क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो वो बाल साहित्य से क्या कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा, ना कि कंप्यूटर, टेलीविज़न और समाचार पत्र से। अगर मैं विजुअल एड्स की बात करूँ, यानी कि दृश्य सामग्री की बात करूँ, तो क्या क्या हो सकती है, ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ्य पुस्तक है, चार्ट हैं या मैप्स हैं, मानचित्र हैं, ये क्या रहेंगे, दृश्य सामग्री के उदाहरण रहेंगे। अगर हियरिंग एड्स की बात करूँ, यानी कि श्रव्य सामग्री की बात करूँ, तो क्या रहेंगे, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और टेप रिकॉर्डर। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स की बात करूँ, तो जैसे फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, टेलीविज़न है या चलचित्र हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स के ये रहेंगे। और क्रिया सहायक सामग्री में क्या हो जाता है, देखो बच्चे को ऐतिहासिक संग्रहालय या उद्यान का भ्रमण करवाना, यानी कि फील्ड ट्रिप पे लेके जाना है, तो इससे बच्चा क्या करेगा, खुद करके सीखता है, तो ये क्या हो जाती है, क्रिया सहायक सामग्री। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखो मूल्यांकन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। क्या है मूल्यांकन, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो क्या करता है, छात्र के ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया का क्या करेगा, आकलन करता है। अगर आकलन के उद्देश्य की बात करूँ तो क्या होता है, जो शिक्षक ने सिखाया है, क्या है, जो टीचर ने बच्चे को सिखाया है वो छात्र ने कितना सीखा। उसके अलावा जो छात्रों की प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करना, और जो उनकी योग्यता है, रुचि हैं, कुशलताएं हैं, उनको पहचान कर उनके अनुसार जो शिक्षण विधि होती है, यानी कि जो टीचिंग प्रैक्टिस होगी उस हिसाब से तैयार करना है, यानी कि बच्चे के हिसाब से। देखो मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, जिसमें जो टीचर होता है वो छात्र के ज्ञान वह सीखने की प्रक्रिया का क्या करता है, आकलन करता है। और जो आकलन करता है उसका उद्देश्य क्या रहता है, उसका मोटिव क्या रहता है, कि जो बच्चे को सिखाया गया है वो बच्चे द्वारा कितना सीखा गया, बच्चे की जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, उनको दूर करना। उसके अलावा जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, उसकी कुशलताएं हैं, उनको पहचान कर उसके अनुसार ही जो शिक्षण विधि है उसको क्या करना, तैयार है करना। तो मूल्यांकन में क्या आ जाते हैं, आकलन और मापन दोनों आते हैं। आकलन क्या होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या देखेंगे आकलन में, कि बच्चा कैसे सीखता है। और मापन क्या होता है, बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। आकलन व मापन दोनों क्या होता है, मूल्यांकन का हिस्सा होता है। मूल्यांकन क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के कौन कौन रहेंगे पार्ट, असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों क्या रहेंगे, इवेल्युएशन के पार्ट रहते हैं। आकलन क्या होता है, कि जिसके द्वारा बच्चे को क्या किए जाते हैं, देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, और फिर फीडबैक प्रोवाइड करवाई जाती है। और मेज़रमेंट में क्या होता है, मापन में क्या होता है, कि हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने % सीखा, कितने प्रतिशत सीखा, ये क्या हो जाता है, मेज़रमेंट। और कैसे सीख रहा है, ये क्या हो जाता है, आकलन हो जाता है। और मूल्यांकन क्या हो जाता है, आकलन और मापन क्या हो जाते हैं, इवेल्युएशन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, देखो टीचर क्या करेगा, बच्चों को कोई काम करने को देगा। अगर बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, असफल रहते हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो छात्र की असफलता या कठिनाइयों के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, टीचर है, टीचर ने बच्चे को कुछ काम करने को दिया। अब बच्चे को क्या हो रही है, उसमें कुछ असफलता हो रही है या प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा। तो अगर बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके पीछे का जो रीज़न जानना ना, यानी कि बच्चा क्यों असफल हुआ, क्यों उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे का कारण जानना ही क्या होता है, निदान कहलाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या हो जाएगा, कि टीचर कोशिश करता है कि बच्चा जो असफल हो रहा है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर आती है उपचारात्मक शिक्षण या रिमीडियल टीचिंग। क्या होती है रिमीडियल टीचिंग, देखो अब क्या कर रहा है बच्चे ने, कि क्या कठिनाई फेस कर रहा है, बच्चे के सामने क्या क्या परेशानी आ रही है, ये टीचर ने जान लिया। तो अब बच्चे की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जब टीचर क्या करता है, दोबारा से शिक्षण करवाता है, वो क्या हो जाती है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या है, सबसे पहले क्या था, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें टीचर क्या कर रहा है कि बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब
क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके पीछे का कारण जानना, रीज़न जानना क्या हो जाता है, निदान होता है। अब कारण जानने के बाद क्या करेगा टीचर, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दोबारा से क्या करवाता है, शिक्षण करवाता है। तो ये क्या हो जाता है, रिमीडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट आता है उपलब्धि परीक्षण। देखो जो ये परीक्षण होता है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है, यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। देखो उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि ये अनुमान लगाना, ये अंदाज़ा लगाना है कि जो शिक्षण कार्यक्रम था उससे जो स्टूडेंट है उसने क्या सीखा, क्या करना है, क्या सीखा, ये अनुमान लगाना क्या हो जाता है, उपलब्धि परीक्षण। यानी कि जो भाषा कौशल है उनको कहाँ तक सीख पाया है और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। क्या हो जाता है उपलब्धि परीक्षण, ये अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, जो भी भाषा कौशल हैं उनको कहाँ तक सीख पाया है और उनके आधार पर जो भाषा का यूज़ करना है किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। ये क्या हो जाता है उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद आता है दक्षता परीक्षण। अगर मैं दक्षता परीक्षण की बात करूँ तो इसमें यह जाना जाता है कि जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। क्या कर पाएगा कि जो शिक्षण विषय है उसको कहाँ तक समझ पाया है और भाषा जो कौशल है उनमें जो उसकी दक्षता है या जो प्रवीणता है उसका स्तर कितना है। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षा। इसमें क्या पता चलता है कि जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिक्षमता रखता है अथवा नहीं। क्या हो जाएगा कि भाषा को सीखने के लिए उसके पास क्या है, अभिक्षमता है या नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो शिक्षार्थी है अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। क्या है, भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिक्षमता रखता है या नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाता है। यानी कि शिक्षार्थी है जो वो शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं, इसका भी क्या लगाया जा सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट से अंदाज़ा लगाया जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जो स्टूडेंट है उसको क्या हो, जो शिक्षार्थी है उसको लक्ष्य विषय का क्या हो, पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता के लिए क्या होता है, लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। अगर प्राथमिक स्तर है उस पर क्या करना है, बच्चे की भाषा का आकलन करना है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसके जो भाषा प्रयोग की क्षमता है उसका क्या करना, आकलन करना। क्या करना, भाषा प्रयोग कैसे कर पा रहा है उसकी क्षमता का आकलन क्या हो जाता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य होता है। अब अगर मुख्य कौशल की मैं बात करूँ, यानी कि जो प्राइमरी स्किल्स होती हैं वो क्या कौन सी रहेंगी, सुनना और बोलना। और जो रेनफोर्समेंट स्किल्स होती है, यानी कि जो पुनर्बलन स्किल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बोलना और लिखना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिता। देखो एनसीएफ क्या कहता है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है यानी कि बहुभाषिता, वो क्या है, संसाधन होता है, वो अच्छा होता है। बहुभाषिता का मतलब क्या होता है कि कक्षा में बहुत सारी भाषा को बोलने वाले क्या हो, बच्चे हों। क्या हो, एक बच्चा है जो कई सारी भाषाओं को बोल पाता है, क्लास में यूज़ कर पाता है, उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, वो क्या हो जाता है, बहुभाषिता। बहुभाषित कक्षा में क्या करते हैं, बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर एक ऐसी कक्षा भी है जहाँ बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, उसको क्या किया जाता है, संसाधन का रूप ही माना जाता है। बहुभाषिता क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म है। एनसीएफ ने क्या कहा है कि जो बहुभाषिता होती है वो क्या हो जाती है, संसाधन होती है। और बहुभाषिता का मतलब क्या है, कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। तो जो बहुभाषिक होती है वो क्या हो जाती है, हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का क्या हो जाती है, अभिन्न अंग भी है। क्या है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसका क्या हो जाती है, अभिन्न अंग भी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक क्या होती है। देखो कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। क्या हो जाती है, जो टेक्स्ट बुक होती है वो क्या हो जाती है, बहुत सारे संसाधनों में से क्या एक संसाधन है, लेकिन हम इसे एकमात्र संसाधन नहीं मानते। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सीख पाए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए और जो बच्चे का लेवल होता है, जो स्तर होता है उसके अनुरूप होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक क्या है, कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन इसे हम क्या नहीं कहते, एकमात्र संसाधन नहीं कहते। कैसी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।
फिर आता है त्रिभाषा सूत्र। देखो 1964-66 में जो कोठारी आयोग था उसने क्या दिया था, त्रिभाषा सूत्र को संकल्पना दी थी। इन्होंने क्या कहा, पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। क्या किया जाए, पहली भाषा के रूप में बच्चे की किसको पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा का या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी भाषी राज्य है ना, अगर मान लो क्या है हिंदी भाषाई राज्य हैं, उनमें क्या है कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, और जो गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं उनमें हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा तथा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। देखो 1964-65 में क्या आया, कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र दिया गया। पहली भाषा क्या हो जाएगी, जो भी मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा। उसके अलावा सेकंड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, अगर हिंदी भाषी राज्य है तो क्या हो जाएगी, कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। और अगर गैर हिंदी है तो उसमें क्या हो जाएगी, हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। उसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज बच जाती है, जो तृतीय भाषा हो जाती है, उसमें क्या होगा, हिंदी भाषा या हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी जो आधुनिक लैंग्वेज होगी उसको क्या करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्या था, कोठारी आयोग। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने कि मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखो मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षक होता है वो छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का क्या करता है, आकलन करता है। उद्देश्य क्या रहता है कि शिक्षक ने जो सिखाया है वो स्टूडेंट द्वारा कितना सीखा गया, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना, जो छात्र होंगे उसकी योग्यता, रुचि और कुशलताओं को पहचान कर उनके अलावा शिक्षण विधि को तैयार करना। मूल्यांकन में क्या आ जाते हैं, आकलन और मापन दोनों आते हैं। आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। और मेजरमेंट क्या होती है, मापन क्या होती है, इसमें हम देखते हैं बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। फिर आता है निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो अगर बच्चा असफल हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण जानना ही क्या होता है, निदान कहलाता है। अब टीचर ने बच्चे की समस्या को जान लिया, अब बच्चे की समस्या को दूर करके जब टीचर दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वो क्या हो जाती है, रिमीडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण। फिर आता है उपलब्धि परीक्षण। इसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, जो भाषा कौशल है उनको कहाँ तक सीख पाया है और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक अच्छे ढंग से कर पाया है। फिर आता है दक्षता परीक्षण, जिसमें शिक्षार्थी जो शिक्षण विषय है उसको कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या जो प्रवीणता का स्तर कितना है, इसके लिए क्या किया जाता है, दक्षता परीक्षण। और एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर अभिक्षमता परीक्षा, जिससे यह पता चलता है कि जो शिक्षार्थी है वो भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिक्षमता रखता भी है या नहीं, जो अपेक्षित शिक्षण है उसमें सफल हो पाएगा या नहीं, इसका भी अंदाजा लगाया जाता है। फिर क्या था कि प्राइमरी स्किल कौन कौन सी होती है, सुनना और बोलना, और रेनफोर्समेंट स्किल कौन कौन सी हो जाएगी, बोलना और लिखना। उसके अलावा बहुभाषिता को या मल्टीलिंग्विज्म को क्या किया जाता है, एनसीएफ संसाधन मानता है। बहुभाषिता का मतलब क्या होता है कि कक्षा में बहुत सारी भाषा बोलने वाले बच्चों का होना है, इनके एक बच्चा क्या कर पा रहा है, बहुत सारी भाषा को बोल पा रहा है, या भाषा कक्षा में क्या है, कई भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। और क्या माना, बहुभाषिता हमारी पहचान भी और जो हमारी सभ्यता है और जो संस्कृति है उसका क्या होता है, अभिन्न अंग भी है। फिर क्या है, टेक्स्ट बुक के बारे में बताया कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है, रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। फिर क्या है, त्रिभाषा सूत्र आया 64 और 66 में जो कोठारी आयोग द्वारा दिया गया। पहली भाषा मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, दूसरी भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भाषा और गैर हिंदी में हिंदी हो जाएगी, और तृतीय भाषा क्या हो जाएगी, और अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में नया पढ़ाया गया हो। अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। देखो जो निपुण भारत अभियान था का उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने और लिखने में क्या कर लें, निपुणता प्राप्त कर लें। कब तक, जब बच्चे मान लो पहली क्लास में तक जाएं, दूसरी क्लास में आए या तीसरी। देखो जो NEP आई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें क्या कहा था कि बच्चे को क्या करना चाहिए, थर्ड क्लास तक क्या कर लेना चाहिए, FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को क्या करना चाहिए, अटेन कर लेना चाहिए। क्या है, तो FLN के लिए ही क्या किया गया था, निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या था कि बच्चा है जो वो पढ़ने और लिखने में क्या कर ले, निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले। जब बच्चा कहाँ जाए,
कक्षा 3 में पहुंच जाए। यानी कि जब तक बच्चा कक्षा 3 में पहुंच रहा है, जब तक बच्चे को क्या करना चाहिए, पढ़ने में और लिखने में क्या कर ले, निपुणता प्राप्त कर ले। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि जब जो बच्चा होता है ना, वो 2-3 महीने की आयु में क्या कर रहा है, स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था भाषा सीखने के जो चरण थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो वो क्या करता है, जब ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाता है तो उस चरण को या उस अवस्था को क्या कहा जाता है, किकलाना या कोई। लेकिन अगर बच्चा 6 माह का होता है तो वो क्या कर लेता है, बैबलिंग करना शुरू करता है, बलबलाना। और 1 साल की स्टेज में बच्चे को क्या आ जाता था, 1 साल की उम्र में बच्चा 1 वर्ड स्टेज में पहुंच जाता था, 1 शब्द चरण में। 1.5 से 2 साल का बच्चा क्या कर पाता है, 2 शब्द चरण में पहुंच जाता है। और 2 से 4 साल का बच्चा क्या कर पाता है, लंबे उच्चारण कर पाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि कबीर है, क्या है, कबीर है, वो क्या कर पा रहा है, 6 विभिन्न भाषाओं में को प्रवाह के साथ बोलता है। क्या है, 6 अलग अलग भाषा, उनको क्या करता है, फ्लुएंसी के साथ बोलता है। तो यह भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है, द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी या एक भाषीय वक्ता या भाषाविद। तो अगर कबीर है जो कई भाषाओं को क्या कर पाता है, प्रवाह के साथ बोलता है, तो ये भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है, बहुभाषी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो चोम्स्की थे, उन्होंने क्या दिया था, परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता के रूप में समझा जा सकता था। क्या दिया था, चोम्स्की ने भाषा अर्जन उपकरण की बात की थी। फिर है जो प्रथम भाषा अर्जन होता है वो क्या है, प्रथम भाषा अर्जन क्या है, शिक्षार्थी के स्वेंदी प्रयास। देखो, जो भाषा अर्जन होता है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया होती है, अवचेतन प्रक्रिया होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, जो परिवार होता है, उससे सीखी जाती है। तो प्रथम भाषा अर्जन क्या रहेगा, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसे संवेदी प्रयास से नहीं सीखा जाता, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि नहीं होती और प्रशिक्षण के द्वारा भी नहीं होती। प्रथम भाषा अर्जन क्या होती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है। क्या है, एक ऐसी भाषा है जहाँ बच्चे क्या करेंगे, अपनी जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, उससे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और उसके बाद उन्हें क्या किया जाएगा, जो अदर लैंग्वेजेस होंगी उनका क्या किया जाता है, शिक्षण दिया जाता है। तो वो क्लास क्या कहलाएगी, बहुभाषिक कक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। क्या होगी, जो शब्दकोश होता है उससे क्या नहीं मिलेगी, हेल्प नहीं मिलेगी। ऑप्शंस रहेंगे उच्चारण में सुधार, फिर रहेगा शब्द संपदा में सुधार, तीसरा है वर्तनी में सुधार और चौथा क्या, लिखावट में सुधार। तो मुझे खुद ही बताओ, जो शब्दकोश होता है उससे क्या नहीं मिलेगी, आपकी लिखावट में सुधार करने में क्या नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती। उसके अलावा उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार और वर्तनी में सुधार किया जा सकता है शब्दकोश की हेल्प से, मदद से। लेकिन लिखावट में आपकी जो राइटिंग होगी उसमें क्या नहीं किया जाता, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती शब्दकोश की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9 इज जब विद्यार्थी हैं जो आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि वो सरसरी दृष्टि से पठन कर रहे हैं, बारीकी से पठन कर रहे हैं, गहनता से पठन कर रहे हैं या फिर विस्तार से पठन करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा विस्तार से पठन। क्वेश्चन नंबर 10 इज बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, जो क्लोज परीक्षण होता है, मिलान करो होता है, ये आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देखते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनमें क्या आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, क्लोज परीक्षण हो गया या मिलान करो। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आप शब्दों के सिर्फ आपको क्या देखने हैं, समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, किसकी रहती है, शब्द सूचियों की सूची कोश की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। अगर आपको क्या करना है, सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी आप जानना चाहते हो। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई विद्यार्थी है वो क्या करता है, जो कोई स्टूडेंट है, भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं को, संवेगों को और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है, तो वह भाषा के डैश प्रकार का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा होता है। तो किसका कर रहा होता है, तो भाषा के अर्थपूर्ण प्रकार का क्या कर रहा होता है, प्रयोग कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है कि जो बहुभाषिक शिक्षा है वो क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो शिक्षार्थी है, यानी कि जो स्टूडेंट होगा, जो स्कूल होगा, उसमें अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले किस में शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत हमेशा किस में होगी, मातृभाषा में होगी। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगी, अपनी मातृभाषा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षा दिया जाना चाहिए। देखो, जो रिमीडियल टीचिंग होती है वो कब दी जाती थी? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, यानी कि पहले बच्चे की समस्याओं के पीछे का कारण जाना जाता था। उसके बाद जब बच्चा क्या कर रहा होता था, अगर बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो उसके समस्या को दूर करने के लिए क्या दी जाती थी? रिमीडियल टीचिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अधिगम का आनंद ले रहे हैं। अगर विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं तो उसे क्या नहीं है? रिमीडियल टीचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो विद्यार्थी है पढ़ाई की अवधारणा को समझ नहीं पा रहे। अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उसी टाइम पे क्या किया जाता है? उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या दी जाती है? उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अपनी गति से स्वयं अध्ययन कर रहे हैं। अगर बच्चा क्या कर पा रहा है? अपने आप ही स्वयं अध्ययन कर पा रहा है, तो यानी कि उसको रिमीडियल टीचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या था कि जो विद्यार्थी है वो कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो अगर वो आनंद ले रहे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है, जो रिमीडियल टीचिंग है, वो कब दी जाती है? जब बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? क्या है? देखो, अर्जन मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, सहज प्रक्रिया होती है, और अर्जन के द्वारा बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख पाता है। तो क्या रहेगा कि यह क्या होती है? एक प्राकृतिक रूप से क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। देखो, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, औपचारिक निर्देश की आवश्यकता भी नहीं होती, और प्रयासों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जो प्रथम भाषा होती है वो क्या कर ली जाती है? सहज रूप से और प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी पेडागोजी को आपको रिवाइज़ करवा दूं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।